कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 5 क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स हैज़ बीन बिल्ट ऑन ए फ्यू बेसिक लॉज विच हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल फिनोमेना एंड एक्सपेरिमेंट एविडेंस। कि जितने भी हमारे पास में कुछ बेसिक लॉ हैं जो किसी न किसी पर फिजिकल फिनोमेना या फिर किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह के लॉ पढ़ेंगे। पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये दोनों लॉज पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशन से, जिन मास मोमेंटम फोर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस लॉ, जो इन लॉ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। मास मोमेंटम एंड फोर्स। मास क्या होगा? मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। बॉडी का मास क्या होगा? वो क्वांटिटी होगी जो जिस मैटर की वो बनी हुई है। जैसे कि हम मटका बनाते हैं, तो मटका बनाने के लिए हमें जितनी मिट्टी चाहिए होती है, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? उसकी क्वांटिटी हो जाती है। वो मिट्टी को जो भी वजन होगा या वो जितनी भी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी? मास यूज होगी, मास कहलाएगी। यूनिट ऑफ मास FPS सिस्टम, फुट पाउंडल सिस्टम के अंदर जो मास होता है वो पाउंड होता है। देखिए फुट पाउंडल सिस्टम, फुट का मतलब ये फुट होगी हमारे पास में डिस्टेंस की, पाउंड होगी हमारे पास मास की, एस सेकेंड की। CGS क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, उसमें ग्राम हो जाएगी। MKS यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, तो उसमें किलोग्राम हो जाएगी। 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास, FPS, CGS और साथ में क्या है? MKS। तो इन 3 सिस्टम में हमारे पास जो मास होगा वो कौन सा होगा? पाउंड, ग्राम और किलोग्राम। मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। जब बॉडी चलना शुरू करती है रेस्ट के साथ, तो बॉडी के शरीर के अंदर कुछ हलचल शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रेस लगाते हैं तो रेस जब फिनिश होती है तो फिनिश करने के बावजूद भी जो खिलाड़ी होता है वो थोड़ी दूर तक आगे निकल जाता है। तो यानी वो अपने अंदर मोशन को कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है? मोमेंटम हो जाती है। मोमेंटम 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू में वेलोसिटी। देखिए अब अगर फुट पाउंड सिस्टम की बात करें, मास किस में था? पाउंड में। वेलोसिटी किस में है? मीटर फीट पर सेकंड, तो क्या हो जाएगी? पाउंड फीट पर सेकंड। CGS के अंदर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके अंदर? MKS के अंदर। फोर्स देखिए क्या होता है। ए फोर्स इज एन एक्शन एजेंट, ए पुल और पुश विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए हमने बचपन में छोटी छोटी कार्स के साथ काफ़ी खेला होगा। कार्स को हम पीछे खींचते थे और वो आगे निकल जाया करती थी। तो उसी कार का एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटी सी कार है, हमने उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ फोर्स किया, पुल किया। पुल करने के बाद उसने क्या की? अपनी जो स्टेट है रेस्ट की वो चेंज करके मोशन के अंदर चला गया। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? वो एजेंट जो उसको पीछे पुल कर रहा था वो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। फोर्स की डेफिनेशन, अगर जैसे कुछ रखा हुआ है, हम क्या कोई भी सामान रखा हुआ है किसी भी टेबल पर और उसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ दबा देते हैं तो वो पसर जाता है, तो वो भी क्या होगा? हमारा फोर्स ही होगा। वो क्या करेगा? उसकी शेप चेंज कर देगा। देखिए वो मोशन में नहीं लेके आया बस, लेकिन बॉडी को उसने फैला दिया है, दबा दिया है, तो उसकी शेप चेंज होगी। कार को या व्हीकल को या धक्का मारते हैं, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती है, धक्का मारते हैं, तो देखिए गाड़ी पहले खड़ी थी, धक्का मारने के बाद चलने लगी, तो रेस्ट से किस पे आ गई? हमारे पास मोशन में आ गई, तो वो फोर्स का काम करेगी। अगर गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है और रोकनी है तो आगे क्या करते हैं? बैरियर लगा देते हैं। बैरियर से क्या होती है? गाड़ी रुक जाती है, तो वो भी एक तरह का फोर्स ही हो गया। उन्होंने क्या किया है? बैरियर से पुश किया है कि तुम पीछे रहो, आगे मत आओ, तो वो क्या सारे के सारे फोर्स हो जाते हैं। इम्प्रेस्ड फोर्स देखिए क्या होता है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स। द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स। जैसे कि गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर हम धक्का लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, क्योंकि जब हम उसको धक्का लगा रहे हैं तो वो क्या कर रही है? आगे की तरफ जा रही है। लेकिन वो फोर्सेस जिनमें एक्शन और रिएक्शन हो, जैसे कि ये बुक है टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, वजन नीचे की तरफ जा रहा है बुक का, और जो बुक का हमारे पास में वो है जो टेबल का रिएक्शन है, टेबल का रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो एक्शन रिएक्शन होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं और जो बाहर से लगते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल या इम्प्रेस्ड फोर्स।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखिए, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स रेस्ट ऑफ और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हर बॉडी या तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन की रिस्पेक्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, अनलेस जब तक कि इट इज़ कंपेल्ड बाय इम्प्रेस फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, उसके ऊपर कोई बाहर ही फोर्स ना लग जाए, बाहर का फोर्स ना लग जाए, जब तक वो या तो क्या पड़ी रहेगी रेस्ट पर या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स को चाहिए, फोर्स हमें चाहिए क्या क्या चेंज करने के लिए, स्टेट की, रेस्ट की कंडीशन चेंज करने के लिए, या बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, या फिर मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उसकी स्पीड को बिना चेंज किए। मतलब या तो हम रेस्ट की कंडीशन चेंज करेंगे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन या फिर डायरेक्शन की कंडीशन। ठीक है, देखिए अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उसको बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हमारे पास में काम नहीं कर रहा। देखिए, अगर उस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा तो बॉडी एट रेस्ट विल फॉर एवर रिमेन एट रेस्ट। बुक है, टेबल पर पड़ी है, हम नहीं उठा रहे उसको, हमने उठाई ही नहीं है, तो वो क्या रहेगी, बुक टेबल पर ही पड़ी रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन वो होगी। सेकेंड, बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्टेट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी गोल गोल मूव कर रही है किसी हमारे पास में सर्कल में और हम उसको ना छेड़ें तो वो क्या करती रहेगी, लगातार मूव भी करती रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ए बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज इटसेल्फ इट्स रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि कोई बॉडी रेस्ट पर पड़ी रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर का फोर्स ना लग जाए। बाहर का फोर्स लग जाएगा तो रेस्ट पे है वो चलना शुरू कर देगी, और जो यूनिफॉर्म मोशन में वो और ज़्यादा तेज़ से चलना शुरू कर देगी। इसी को बोलेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी एज इट इज़ या तो रेस्ट पे पड़ी रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहे, अगर उसके ऊपर कोई भी बाहर का फोर्स ना लगे तो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो बाहर का फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी पे, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो हमारे पास में चेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने टू प्रूव करना है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ये हमने प्रूव करना है। देखिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स पी ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स पी है जो एम मास की बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, और जो बॉडी है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही है, यानी कि उसकी फिक्स वेलोसिटी है 16 किलोमीटर पर आवर, तो वो 16 किलोमीटर पर आवर की तरफ से ही चल रही है। ठीक है, देखिए अब ऊपर स्टेटमेंट क्या लूँ, जो पी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है ना, अभी हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में है, तो पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा क्या है, वो पी प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स पी चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और अगर रेट ऑफ चेंज है तो वो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो पी प्रोपोर्शनल हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटा लेती हूँ, के मल्टीप्लाई पे कर लेती हूँ, एम वी बाई में डी टी, ये हो जाएगा। देखिए एम तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि मास हो गया, क्या बन गया, डी वी बाई डी टी बन गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, के एम, और ऐसे जो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या, वेयर के इज़ द कांस्टेंट। देखिए जहाँ पे हमारे पास में पी की वैल्यू क्या आ गई, के एम एफ, जहाँ पे के कांस्टेंट है जो बॉडी की यूनिट्स पे एफ पे सब पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, उसको हम हमारे अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। अब हमने यूनिटी इस तरह ले ली कि वो एक एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है, या तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1, मास भी मैं 1 ले लेती हूँ, फोर्स भी 1 ले लेती हूँ, क्योंकि के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। के जो है वो हमने चूज़ करना है। अगर मैं लेट कर लूँ फोर्स 1 यूनिट, मास 1 यूनिट, एक्सेलरेशन 1 यूनिट, वहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हमने प्रूव करना था।
वही बात है, फिर एफ को लिख सकते हो पी बाई एम, एम को लिख लो पी बाई एफ, कुछ भी। देखिए करोलरी क्या बोल रहा है, अगर पी ज़ीरो है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, अगर पी ज़ीरो है तो फिर क्या होएगा, एसेलेशन भी जीरो हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा तो बॉडी या तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर केस हो गया किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। देखिए सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है वो कि अगर आपके पास कोई बॉडी गिवन है, रखी हुई है, उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ये F1, F2, F3, F4, F5, ये हमारे पास में कोई भी रिएक्शन, ये R होगी, ये mg होगी, मतलब कुछ भी, कितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो सभी फोर्सेस बेशक वो कट जाएं, बेशक उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, लेकिन फिर भी हर फोर्स अपना काम जरूर करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि उस कौन सा दूसरा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कहा है इसने, द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स करता है, बताता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास पर जो फोर्स से प्रोड्यूस हुआ है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फोर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मोमेंटम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है ना, तो दिस लीड्स टू अ प्रिंसिपल, तो ये हमें एक सिद्धांत दे रहा है जो कहा गया है क्या, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेज है, ये क्या कहता है कि ईच फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर काम करने वाला हर फोर्स प्रोड्यूस एन इफेक्ट, कोई ना कोई असर दिखाएगा इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसकी खुद की डायरेक्शन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर ऑफ द अदर फोर्स। बेशक उस बॉडी के ऊपर कितने ही काम कर रहे हैं, F1 अपना काम करेगा, F2 अपना काम करेगा, F3 अपना काम करेगा, ये सभी के सभी फोर्सेज अपना काम पक्का करेंगे, बेशक उनका काम जीरो बन जाए, लेकिन करेंगे जरूरी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे फोर्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको बहुत फेमस है, आप किसी को चाटा मारो, सेकंड सामने वाला भी आपको चाटा मारेगा ही मारेगा, आजकल तो यही चल रहा है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। लेकिन बाकी हम और भी पढ़ते हैं। देखिए बाय एक्शन, एक्शन के हम एक्शन से क्या समझ रहे हैं, वी मीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी, कि फोर्स एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर लगा रही है, और बाय द रिएक्शन, रिएक्शन से क्या होगा, जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट पे लगा रही है। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए बट अपोजिट इन साइन होने चाहिए। देखिए कैसे, बॉक्स है रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, बॉक्स क्या कर रहा है, टेबल को अपने वजन से mg से नीचे दबा रहा है, लेकिन रिएक्शन में टेबल क्या कर रहा है, उस बॉक्स को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन आर ऊपर दे रहा है, तो यहाँ पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, आर और mg आपस में क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल अपोजिट रिएक्शन में हो जाएगा। देखिए हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। एवरी टाइम वी प्लेस अवर स्टेप फॉरवर्ड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, जैसे जैसे हम पैर रखते हैं हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो अर्थ है वो हमें क्या करेगी, देखो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो ग्राउंड हमें क्या करेगी, आगे की तरफ धकेलेगी। क्यों, अब जैसे कि इंसान का जो वजन है वो कंपेयर टू अर्थ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और हम मान लेते हैं कि ग्राउंड क्या है, जो अर्थ है वो हमारे पास में स्मूथ नहीं है जिस पे हम चल रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लिपरी से क्या हो जाएगा हमारे पास में, विच रेसिस्ट स्लिपिंग, यानी कि हमको फिसलने से बचाएगा। वी मूव फॉरवर्ड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मोशन ऑफ द अर्थ बैकवर्ड इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो मोशन ऑफ अर्थ होगा पीछे की तरफ धकेलने वाला वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम टाइल्स पे चलते हैं, टाइल्स पे हम बहुत आराम आराम से चलते हैं, बिल्कुल दबा दबा के, ज़्यादा फोर्स लगा लगा के, और जबकि हम जैसे ग्राउंड में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं या फिर पार्क में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा वो नहीं चलते, भागते भी हैं तो भी पैर के साथ हल्का सा ही दबा के भाग लेते हैं। देखिए जब हम टाइल्स पे चलेंगे हम ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्लिपरी की पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती है, गिरना ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि तो वहाँ पे जब हम चलेंगे इस टाइल्स वगैरह पे आराम आराम से पैर रख रख के चलेंगे, ज़्यादा जोर लगा के, ताकि अर्थ हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे, जिससे हमारी स्लिपिंग कम हो जाए, हम फिसलें कम। ठीक है, और बाकी जो पार्क वगैरह है उनमें तो हम जैसे नॉर्मल चलते हैं, चलते ही रहेंगे, वहाँ पे स्लिपरी का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वैली बहुत ज़्यादा रफ है वो तो। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती हैं, FPS के अंदर एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है पाउंड।
पाउंडल क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जो 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 मास के अंदर। देखिए फुट पाउंड सेकेंड, ये होता है हमारा FPS सिस्टम। और जो फोर्स होता है, ये तो आपको याद रखना है, जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो जब मैं FPS की बात करूं, देखिए फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स की एक यूनिट किसके इक्वल होगी कि 1 तो मास होना चाहिए और 1 ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब फोर्स को मैं पाउंडल में लिखूंगी, जो क्या प्रोड्यूस करेगा 1, देखिए FPS 1 पाउंड मास के अंदर 1 फुट पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो वो क्या हो जाएगा, 1 पाउंडल हो जाएगा। अब देखिए CGS सिस्टम के अंदर, CGS सिस्टम में 1 मास यानी कि 1 ग्राम होना चाहिए, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या आनी चाहिए हमारे पास में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसके अंदर में फोर्स होगा वो क्या बनेगा हमारे पास में 1 डाइन, ठीक है, CGHS के अंदर डाइन बोलते हैं। MKS के अंदर देखिए, MKS के अंदर बोलते हैं न्यूटन। ये क्या करता है, 1 kg मास के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या करता है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ये है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि एक यूनिट, एक हमारे पास फोर्स की यूनिट एक होनी चाहिए। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि जिस उसके साथ फोर्स के साथ जो क्या करती है, अर्थ अपने आप हमको खींचती है, वो क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। अगर m मास ले लूँ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट होता है m इंटू जी के इक्वल। आप ये महसूस कर सकते हो कैसे, अगर आप ग्राउंड पे ना लेट जाओ बिना कुछ, जैसे धरती पे साफ से धरती करके लेट जाओ, लेटने के कम से कम 10 सेकंड के बाद आपके पेट में खिंचाव महसूस होगा, वो हमारा वेट होता है। वो क्या होता है कि अर्थ आपको अपने उससे खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो आपका वेट होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, देखिए FPS सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पता ही है, जिस फोर्स के साथ क्या करती है अर्थ आप खींचती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो यूनिट्स होंगी वो ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाएंगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पता है ना कि अर्थ अब जिस फोर्स के साथ अपने आप को खींचती है, उसको पर्सन को खींचती है, वो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी FPS में, पाउंड वेट, ठीक है। ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा जो अर्थ लगा रही है 1 पाउंड के मास के ऊपर। CGHS में होता है ग्राम वेट, MKS के अंदर होता है किलोग्राम वेट। और नेक्स्ट पेज पे यूनिट्स दिखाई भी हुई हैं, देखिए 1 पाउंड वेट यानी कि 1 पाउंड को LB में लिखते हैं, LB वेट यानी कि G पाउंड हो जाएगा मेरे पास में। बस क्या किया है मैंने, वेट की जगह G डाल दिया, ठीक है। 1 ग्राम वेट 1 G डाइन्स हो जाएंगी, क्योंकि फुट वो लगा दी मैंने उसकी फोर्स की ग्रेविटेशनल, तो ये हमारे पास में G डाइन्स। और 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होगा, G न्यूटन्स। जब हमारे पास G की वैल्यू, अगर हमारे पास डायमेंशन क्या हो, इस पर चलो लिख देते हैं, G की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है अगर फीट और सेकेंड में हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अगर मीटर और सेकेंड में हो, और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अगर हमारे पास सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर में हो। ये जी की वैल्यूज़ जो हैं वो तीनों याद कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स हम इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। दैट्स योर आर्टिकल ऑफ एक्सरसाइज 5.1। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि ये नीडे बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।